हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कल पोस्ट किया था कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर का कुछ डिस्कशन करते हैं। कल तो मैंने बोला था कि प्रीमियर रोड लाइंस और एसजे लॉजिस्टिक्स को मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज प्रीमियर को तो मैं पिछले क्वार्टर से भी फॉलो करता आ रहा हूँ। जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था उससे पहले से मैं प्रीमियर को फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज उसके पहले इन्होंने पहला अर्निंग्स कॉल किया था। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो उसके कुछ टाइम पहले ही इन्होंने फर्स्ट अर्निंग कॉल किया था। एक प्लेटफॉर्म है ट्विटर पे, मैंने देखा था, सॉवरेन नाम से वो प्लेटफॉर्म है। तो उनके थ्रू मुझे कहीं ना कहीं से पता चला कि वो जो अपडेट करते हैं, वो जो पोस्ट करते हैं कि प्रीमियर रोड लाइंस करके है, बहुत ही छोटी कंपनी है। 250 करोड़ भी इसका मार्केट कैप नहीं है, बिकॉज अभी तो बीच में स्टॉक काफ़ी हाई था, तो मार्केट प्राइस उस टाइम, जो मार्केट कैप था उस टाइम पे हाई था, अभी कम हो गया है। लेकिन जब मैंने प्रीमियर को अभी फिर से कल परसों 2 दिन पढ़ा, इसका जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट था और अच्छे से देखा, अर्निंग्स कॉल उनका देखा, तो तब मुझे समझ आया यार ये कंपनी को ना किसी और के साथ क्लब करके डिस्कस करना ठीक नहीं है, बिकॉज ये कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है, गाइडेंस बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करता है। बट अगेन, छोटा कंपनी है तो उसमें रिस्क, उसके रिस्क अलग ही लेवल के होते हैं, तो वो सब भी डिस्कस करूंगा ऑब्वियसली। तो एच जे लॉजिस्टिक्स को आज डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज इसका बिजनेस मॉडल मुझे बहुत ही पसंद आया। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, किस तरीके से ये क्लाइंट्स को एक्वायर कर रही है, बड़े बड़े मार्की क्लाइंट्स, LNT और ये आपके KEC इंटरनेशनल, बहुत सारे इसके अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं। तो लिंडे वगैरह भी इसके क्लाइंट हैं, और जो रीन्यू है, सोलार में बहुत सारा मेरे को इसके क्लाइंट हैं। मुझे पता भी इसीलिए भी चला था बिकॉज पावर सेक्टर में मैं बहुत सारा डिस्कशन करता रहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर्स की इतनी रिक्वायरमेंट है, और बॉयलर्स हो गए, आपके हैवी इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, इतना सारा रिक्वायरमेंट है। तो एक कंपनी ने तो बना दिया, दूसरी कंपनी को वो चाहिए, या जो भी EPC कॉन्ट्रैक्टर है या फिर जो एसेट ओनरशिप वाली कंपनीज़ हैं उनको वो चाहिए। जैसे पावर ग्रिड को चाहिए, बनाया बनाया आपका ट्रिल ने बनाया, बेचा पावर ग्रिड को, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? वो तो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर ही करेगा। लॉजिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है, अगर उसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझें, कि कोई भी मशीनरी या कोई भी किसी भी टाइप का गुड आपको, चाहे वो हैवी मशीनरी गुड हो, चाहे नॉर्मल गुड हो, चाहे FMCG की आपका FMCG के गुड्स लोडेड हों, तो आपको पूरा प्लान करना है कि कहाँ से कौन सा व्हीकल आपका सामान उठाएगा, कौन सा कितने सेफ्टी पैरामीटर्स पे वो हमें चेक करना है, कितना कौन सा वो रूट लेगा, उसकी GPS ट्रैकिंग होगी। वो पूरा लॉजिस्टिक्स में आ जाता है कि हमने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है बेसिकली वन लोकेशन टू अनदर। तो वहाँ पे मुझे समझ आया कि रिन्यूएबल सेक्टर में तो बहुत सारा रिक्वायरमेंट है लॉजिस्टिक्स का। फिर आपका स्टील में इतना केपेक्स चल रहा है, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ। ऑयल एंड गैस में, अभी मिनरल में भी अब बहुत सारा सुनने में आता है कि इतना सारा मिनरल का जो कहते हैं कि इंडिया करेगा, बहुत सारा मिनरल को आयरन ओर ये सब वगैरह निकालेगा, चाहे वो रेयर अर्थ मेटल्स हों। तो बहुत सारा डिमांड आने वाला है लॉजिस्टिक्स का। तो इसीलिए मेरे को ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। पहले बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव हैं इस कंपनी के। सब कुछ डिपेंड करेगा यहाँ से कि मैनेजमेंट अपना जो कह रहा है वो करके दिखाएगा या नहीं, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। यूजुअली मैं इस चैनल पे छोटी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। आई थिंक मैंने सिर्फ ढाबरिया पॉलीवुड एक छोटी कंपनी करा है, बिकॉज मुझे को अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी लगी, हाई कन्विक्शन होता है तभी मैं वो करता हूँ। कैसा परफॉर्म करेगी वो देखना पड़ेगा। फिर आज प्रीमियर को करते हैं। मैंने अगेन बताया 250 करोड़, 250 CR का भी इसका मार्केट कैप नहीं है, तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर ये कंपनी यहाँ से सही करी और किसी ने सही टाइम पे ये स्टॉक पकड़ा, तो पोटेंशियल तो मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल है यहाँ से इस पे पैसा कमाने का। तो वही चीज़ है, वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, चार बिजनेस सेगमेंट हैं इस कंपनी के, अगर मैं आपको बताऊं तो ओशन फ्रेट, सॉरी सॉरी, चार बिजनेस सेगमेंट कहाँ गए, ये रहे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो कंपनी ओवरव्यू पहले। आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। 1 मिल ड्राई कार्गो में ये बनाती है, आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे, स्पेशलाइजिंग इन ड्राई कार्गो रेंजिंग फ्रॉम 1 मेट्रिक टन टू 250 मेट्रिक टन। ये आपको ध्यान रखना है। सर्विंग मार्की क्लाइंट्स लाइक टाटा, थाइसन क्रब, LNT, KEC, ये इन सब में हैवी इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया उन सब में। तो चार इसके प्रोजेक्ट बिजनेस डिवीजन्स हैं अलग अलग। एक है, आपको नीचे चार चीज़ें दिख रही होंगी, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स। प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स में ये क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपने हिसाब से ले लेते हैं। क्लाइंट इनको कहता है, लेट्स से KEC इंटरनेशनल है, उसने इनको ऑर्डर दिया कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ लेके जानी है, क्योंकि वो EPC का काम करेगी जो KEC इंटरनेशनल है। तो ये
जो प्रीमियर रोड लाइन्स है ये डिसाइड करेगा कि कौन सा व्हीकल बहुत सूटेबल है इस जॉब के लिए। पूरा उसको पैकिंग करेगा, उसको सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से देखेगा कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन के जो ड्यूरेशन में ये जो ऑर्डर है, ये जो गुड्स है, जो लेट्स से कोई हैवी इंजीनियरिंग गुड है वो ख़राब ना हो जाए, तो उसको अच्छे से उसकी पैकेजिंग भी करनी होती है पूरे ट्रक के ऊपर, या फिर किसी ये जो हाइड्रोलिक एक्सेल्स इन्होंने अपने लिए ख़रीदे हैं अभी, तो उन सब के ऊपर जितना भी प्रोसेस होगा, किस रूट से जाना है, सब चीज़ ये डिसाइड करेंगे अपने एंड से। तो केईसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केईसी को बस एक ऑर्डर देना है प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स के अंदर, और ये जो प्रीमियर रोड लाइन्स है ये सारा काम करेगी A to Z। तो ये एक सेगमेंट हो गया इसका प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स। बाकी दूसरा ओवर डायमेंशन, ओवर वेट कार्गो, ODC सेगमेंट हम इसे कहते हैं, ओवर डायमेंशनल कार्गो। ये क्या होता है, यूजुअली आपका अगर कोई फ्लीट है, कोई ट्रॉली है या कुछ भी है, तो अगर जो आपका साइज़ है, जो गुड्स का साइज़ है वो आपके ट्रक से भी बहुत बड़ा है, व्हीकल से भी बड़ा है, तो उसे हम कहेंगे ओवर डायमेंशन। मतलब क्लियरली समझ आ रहा होगा, राइट। तो ये वो वाला कार्गो भी लेके जाते हैं, तो इसमें बहुत सारा एक्सपर्टीज चाहिए। अगर आपका कोई क्लाइंट है, आपके क्लाइंट कौन कौन है इसमें, जैसे हमको दिख रहा है L&T, KEC, थाइसिनक्रप, टाटा, तो ये सब का लॉजिस्टिक्स का काम करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आपको एक अपना इस्टेब्लिश्ड प्रेजेंस चाहिए, आपको एक क्लाइंट को प्रूव करना है कि हमारा हिस्ट्री कैसा रहा है, बिकॉज क्लाइंट ऐसे कैसे नहीं ट्रस्ट कर सकता है। किसी को ट्रांसफॉर्मर पहुंचाना है यहाँ से 250 टन का, लेट्स से मध्य प्रदेश से राजस्थान के लिए, तो किसी भी कंपनी को वो नहीं दे देगा कि यार आप लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप जाओ और ये लेके जाओ, बहुत रिस्क हो जाता है। तो एक कोई कंपनी है जिसका इस्टेब्लिश्ड प्रेजेंस है, उसने बहुत हिस्टोरिकली प्रूव करके दिखाया है कि हम बड़े बड़े बल्क में, और ये ओवर साइज डायमेंशन, जो ओवर डायमेंशन कार्गो होते हैं वो भी हम लेके जाते हैं, तो इसीलिए इनको ऑर्डर मिलते हैं। तो अभी हमने दो बिजनेस सेगमेंट डिस्कस किए, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स मैंने आपको बताया, ओवर डायमेंशन मैंने आपको बताया। तो होता क्या है, इन दोनों जो सेगमेंट हैं इनमें मार्जिन ज़्यादा है, तो 12% से ऊपर ही रहता है इन दोनों वाले सेगमेंट्स में मार्जिन, बिकॉज आपको एक बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। कोई कोई भी आके कल का कोई कंपनी आके ये सब काम नहीं कर सकती है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्टेड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हैं, यहाँ पे ये क्या करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। लेट्स से L&T के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो मिनिमम 2 ईयर्स का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे मार्जिन्स थोड़े कम होते हैं, बट फ़ायदा ये होता है कि 12 से कम होते हैं यहाँ पे मार्जिन्स, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि इनको 2 साल के लिए लगभग काम मिल जाता है, तो इनको क्लाइंट को हंट करने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता है, तो इसीलिए भी बेनिफिशियल होता है कॉन्ट्रैक्टेड, इवन दो इसमें मार्जिन्स कम होते हैं। लेकिन जो जनरल लॉजिस्टिक्स है, ये होता है ऐसा काम जिसमें बहुत एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। इनका एक सेगमेंट है, बिकॉज होता क्या है ना कि जो H1 और H2 में इनका बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ जाता है। H1 में आपका प्रोजेक्ट स्लो डाउन होते हैं, मार्च एंडिंग के बाद आपको पता है कि अप्रूवल इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रोजेक्ट्स हैं, और मॉनसून भी उस टाइम पे होता है। तो ये जो बहुत जो हैवी काम होता है लॉजिस्टिक्स का, जिसमें बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, वो सब काम डिले हो जाता है कि यार अब लेट्स से कोई कंपनी है, सिल्चर टेक्नोलॉजीज़ है, बहुत बड़ा उसने ट्रांसफार्मर बनाया, ट्रिल का हम नाम लेते हैं, चलो बहुत बड़ा उसने ट्रांसफार्मर बनाया, फर्नेस ट्रांसफार्मर उसने बनाया जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जाएगा। अब उसको अगर आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो आप वेट करेंगे रादर की ठीक है यार ये मानसून वगैरह ख़त्म हो जाए तो हम जाके इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, वरना एक रिस्क हो जाता है कि यार आपका कार्गो गिर ना जाए या ख़राब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। तो इसीलिए इनका H1 बहुत कम रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं H1 में। अगर मैं बाइफरकेट करूँ तो H1 में जितना ही पूरे साल में रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसमें से 35% ये कर पाते हैं Q1 और Q2 को मिला के, मतलब H1 में। तो इसीलिए इनका H1 में जैसे ओवर डायमेंशनल, जो मैंने फर्स्ट 2 आपको सेगमेंट्स बताए थे ना जिसमें मार्जिन ज़्यादा है, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स और ओवर डायमेंशनल कार्गो, तो इस सेगमेंट में H1 में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या करते हैं, जनरल लॉजिस्टिक्स में शिफ्ट कर देते हैं H1 में, और उसमें मार्जिन बहुत कम होते हैं। 12 तो होते नहीं है, 12 से तो कम ही होता है, 12% से कम ही होते हैं उसमें मार्जिन्स। उसमें कुछ भी हो सकता है, आपको स्पेयर पार्ट्स लेके जाने हैं, एक्सेसरीज़ लेके जानी है, कोई ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए आपको, तो वो काम करते हैं जनरल लॉजिस्टिक्स में।
तो 4 बिजनेस सेगमेंट्स आपको समझ आ गए हों, आई होप समझ आ गए हों। और एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगा इस कंपनी में सबसे पहले तो मुझे यही इंटरेस्टिंग लगा था कि इन्होंने फर्स्ट अर्निंग्स कॉल किया था Q1 में। तो कोई भी कंपनी आप ध्यान देना, अगर वो फर्स्ट अर्निंग्स कॉल कर रही है ना, तो उसका अर्निंग्स कॉल ज़रूर से सुनो। बिकॉज मैनेजमेंट तभी आके इन्वेस्टर्स के साथ अर्निंग्स कॉल करेगा जब उसके कोई बड़े प्लान्स हैं, उसको लगता है यहाँ से बिजनेस बहुत अच्छा करेगा, और इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी देनी ज़रूरी है ताकि बिजनेस भी प्रमोट हो एक तरीके से। तो फर्स्ट अर्निंग्स कॉल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। डायनेमिक केबल्स ने भी फर्स्ट अर्निंग कॉल किया था, इसीलिए मैंने उसका वीडियो बनाया। इसका तो अभी सेकंड अर्निंग कॉल हुआ था अभी Q2 में, तो लेकिन फर्स्ट में मैंने सुना था तो मेरे को सही लगा था, लेकिन मेरे को पता था H1 इनका इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं इतना इंटरेस्ट मैंने दिखाया नहीं उस टाइम पे। अभी H1 क्लियर हो चुका है, H2 में इनका डिमांड आना वापस शुरू हो गया है। मैनेजमेंट बहुत बुलिश साउंड कर रहा है और गाइडेंस भी बहुत अच्छा है। ये कह रहे हैं हम 30 to 35% कंजर्वेटिव साइड में लेके चल रहे हैं, अगले 4 साल तक तो फॉर श्योर ग्रो करने वाले हैं। और एक छोटी कंपनी को 30-35% से ग्रो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती भी नहीं है, इसीलिए तो लोग छोटी कंपनी में जिनको बहुत एक मतलब जिनको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए वो छोटी कंपनीज़ को प्रेफर करते हैं। क्योंकि उनको समझ आता है कि कहाँ रिस्क काटना है अपना और कहाँ हमको राइड करना है, बिकॉज वहाँ पे रिटर्न्स बहुत फिनोमिनल बनते हैं। इसीलिए मैं इस कंपनी को भी डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज पोटेंशियल मेरे को लग रहा है इस कंपनी में काफ़ी अच्छा। यूजुअली मैं इतना बहुत भी कंफर्ट खुद से भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होता हूँ इतनी छोटी कंपनीज़ में, बिकॉज उतना भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है छोटी कंपनीज़ का। मैं मिड और स्मॉल कैप तक ही रहता हूँ, ये तो बहुत ही छोटी कंपनी हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अभी इसका देखते हैं कि कैसा रहा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। H1 का पूरा क्लब करके देखेंगे, Q1 और Q2 का, उस हिसाब से ही इस कंपनी को हमको देखना भी पड़ेगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप देखो, जो पहला सेक्शन में ग्राफ है, तो FY24 तक तो इन्होंने दिखा रखा है 229। बाय द वे FY24 मतलब पिछले साल इन्होंने जो रेवेन्यू लॉक किया था वो किया था 229 करोड़ का, और इस बार इनका टारगेट है एटलीस्ट 300%, ये सॉरी एटलीस्ट 300 करोड़ ये FY25 में करेंगे, विच मीन्स 31% से ग्रो करेंगे मिनिमम। ये कंजर्वेटिव साइड में कह रहे हैं। मैनेजमेंट को सुन के तो ऐसा लगा कि ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा इससे अच्छा करने वाले हैं, बट अगेन छोटी कंपनी में बहुत रिस्क होता है, ये तो आप अपने बैक ऑफ द माइंड में रखो। पूरा वीडियो देखते हुए ये चीज़ हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में रखो। तो अभी देखो, इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में एक जो इन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है डैश्ड वाली लाइन से, उसमें H1 FY24 जो रेड कलर में है और H1 FY25 जो ब्लू कलर में है, वो इन्होंने दिया हुआ है। तो 96 था पिछले साल के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में, 96 करोड़ का रेवेन्यू था, और इस बार ही हो गया वो 113। तो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, बिकॉज अगेन एक्सपेक्टेड H1 में इनका सिर्फ 35% रेवेन्यू आता है, तो बहुत गंदा भी ग्रोथ नहीं है, बहुत अच्छा भी ग्रोथ नहीं है। ठीक है, वो आपको देखना है। बाकी एबिटा और मार्जिन्स में यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। अगर आप मैं FY24 तक आप खुद से ही देख सकते हो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ H1 FY24 मतलब पिछले साल के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स जो थे, वहाँ पे 8.2 CR का एबिटा था, और मार्जिन्स कितने थे, ऊपर देखो 8.5%, जो रेड लाइन जा रही है 8.5% पे मार्जिन्स थे। अभी क्या हुआ, 8.5 CR का इनका एबिटा हो गया एब्सोल्यूट फिगर करोड़ में, लेकिन मार्जिन डिक्लाइन हो गए, 7.5% पे डिक्लाइन। उसका क्या है, उसका रीज़न क्या है, वो आप नीचे पढ़ो, जो आपको नीचे दिख रहा होगा, जो लिखा हुआ है H1 टिपिकली एक्सपीरियंसेस डिलेज इन प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स एंड ओवर डायमेंशनल कार्गो ट्रांसपोर्ट ड्यू टू हैवी रेंज। जो मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट 2 सेगमेंट थे, जो हाई मार्जिन वाले सेगमेंट होते हैं, वहाँ पे उतना काम नहीं होता है H1 में, इसीलिए इनको ऑब्वियसली जब उतना काम होता नहीं है तो सारा का सारा फोकस इनको फोर्थ वाले सेगमेंट में डालना पड़ता है, जो जनरल लॉजिस्टिक्स का है, वहाँ पे कोई मार्जिन्स होता नहीं है, इसीलिए इनके जो एबिटा मार्जिन्स है वो डिक्लाइन आपको दिख रहा है, जो आपको ओवरऑल डिक्लाइन दिख रहा होगा एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट, 1% का जो आपको 8.5 से 7.5 पे डिक्लाइन हो गई, वो इस वजह से हुआ है। एज अ रिजल्ट वी फोकस्ड मोर ऑन जनरल लॉजिस्टिक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स विच लेड टू लोअर मार्जिन्स कंपेयर टू FY24। ओके, अभी पैट मार्जिन्स हम देखेंगे, तो पैट मार्जिन्स में इन्होंने ठीक ठाक किया है, इंप्रूव किया है, इवन दो एबिटा मार्जिन्स डिक्लाइन हो गए थे H1 FY25 में, लेकिन पैट मार्जिन्स इन्होंने 4.7% से खींच के 4.9% ले गए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, यहाँ पे इनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाकी ROE और ROCE भी आप नीचे देख सकते हैं, 18 एंड 19% पे है। डेट टू इक्विटी भी कंफर्टेबल रेशियो है, 0.05x पे है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टोटल्ड 3.5 CR।
आपको ध्यान रखना है, एक छोटी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से जनरेट कर भी पा रही है या नहीं, क्या सारा सेल इसका रिसीवेबल के उसमें तो नहीं आ रहा है। बिकॉज अगर आपका रिसीवेबल के सपोर्ट से अगर आपका का सारा सेल्स आ रहा है, इसका मतलब क्या कि आपने कस्टमर्स को सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दी लॉजिस्टिक्स की, लेकिन कस्टमर आपको पे नहीं कर रहा है। कस्टमर आपको उस इसीलिए क्या होता है, अगर वो पे नहीं कर रहा है टाइमली तो आपके रिसीवेबल बढ़ जाते हैं। इवन दो आप रेवेन्यू तो आपने रिकॉग्नाइज कर दिया अपनी इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन आप अगर बैलेंस शीट चेक करेंगे तो उसमें आपका जो रिसीवेबल्स है वो हाई दिखेगा। तो थोड़ा रिस्क हो जाता है, बिकॉज मुझे पर्सनली इतना समझ नहीं आता अनटिल अनलेस मैनेजमेंट आके बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दे कि हमारा रिसीवेबल हाई क्यों है। अगर क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इसीलिए भी हो जाता है बिकॉज हमें नहीं पता फिर रिसीवेबल हाई क्यों है। और जब क्लैरिटी नहीं है तो मतलब वाई वुड वी प्रीफर अ बिजनेस ओवर अनदर वन। ठीक है, तो ओके माइक चल रहा है। तो आप साइड में रेवेन्यू का सेगमेंटेशन भी देख सकते हैं। 21% रेवेन्यू आया प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स से, जो पहला वाला डिवीजन है, जो हाई मार्जिन डिवीजन है। ओडीसी से तो देखो कितना कम आया, 3% आया ओवर डायमेंशनल से, तो इसीलिए इनके मार्जिन में बहुत डिक्लाइन आया है। बाकी जो ग्रे में है 29% आया कॉन्ट्रैक्टेड इंटीग्रेटेड से, तो इनके पास तो कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं वो 2 साल का जो मैंने बोला मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट, और 100 to 120 CR का इनके पास ऑर्डर्स हैं जो इनको 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट वाले सेगमेंट में डिलीवर करना होता है। और जनरल लॉजिस्टिक्स जो सबसे बेकार सेगमेंट है, बेकार क्या बोलेंगे, मतलब बेकार वो उस टाइम पे ज़रूरी हो जाता है जब और सेगमेंट काम नहीं करते हैं, तो सारा का सारा जो भी है ध्यान वो इसी सेगमेंट में चला जाता है। तो आप देखेंगे H1 में 47% तो सिर्फ जनरल लॉजिस्टिक्स से आया, जिसमें मार्जिन्स नहीं होते हैं उतने सारे। इसीलिए जो आपको नंबर्स जो हैं इतने थोड़ा ख़राब अगर दिख रहे हैं तो इस वजह से दिख रहे हैं। बाकी अनदर इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है, की ऑपरेशनल हाइलाइट्स H1 FY25 नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप देखो। H1 FY24 में थे 12,707, H1 FY25 में वो 15,735 आ गए, विच इज़ एन गुड इंक्रीज। तो यहाँ पे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑर्डर, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑर्डर आपका डिक्लाइन हुआ है 76,068 रुपीज़ से 71,599 रुपीज़ पे आ गया है। उसको देखते हैं नीचे हम पढ़ेंगे तो हमको समझ आ जाएगा। तो द चेंज इन एवरेज रेवेन्यू पर ऑर्डर इज एट्रीब्यूटेड टू अ चेंज इन रेवेन्यू मिक्स एक्सप्लेन्ड ऑन द प्रीवियस स्लाइड, जो मैंने आपको बताया था कि इस बार सारा वो मोस्टली जो रेवेन्यू है, आधा जो ऑलमोस्ट रेवेन्यू है 47% वो आया जनरल लॉजिस्टिक्स से। तो वहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कम ही होता है पर ऑर्डर का, तो इसीलिए आपको डिक्लाइन दिख रहा है उसमें जो इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑर्डर है। बाकी नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड आप देखो, ये यूनिक कस्टमर्स हैं, कितने सर्व किए, तो पिछले साल 654 थे, इस बार 594 है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सेकंड पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने, ऑल्दो द नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड हैज़ डिक्लाइंड, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैज़ इंक्रीज्ड, इंडिकेटिंग रिपीट ऑर्डर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो यहाँ पे आपको दो बहुत वेरिएशन दिख रहा होगा। जो मैंने पहला ग्राफ दिखाया नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो बढ़े, लेकिन कैसा हो सकता है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड कम हो गए, बिकॉज ये यूनिक कस्टमर्स हैं। अब अगर एक कस्टमर इनको बार बार रिपीट ऑर्डर देगा तो वो ऑर्डर्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स में तो आएगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो बढ़ गए, लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड में वो एक ही रहेगा, चाहे वो 10 बार ऑर्डर दे चाहे वो 20 बार ऑर्डर दे। तो इससे हमको क्या एक पॉजिटिव इंसाइट मिलता है कि जो कस्टमर्स जिनको इन्होंने सर्व किया है वो वापस रिपीट ऑर्डर्स काफ़ी सारे दे रहे हैं इस कंपनी को, जो कि अच्छी बात हो जाती है। बाकी अगर इसकी मैं मैनेजमेंट की बात करूँ ना, तो मैनेजमेंट में मेरे को सारे गुप्ता ही लगे। जो उनका सरनेम था वीरेंद्र गुप्ता, सामिन गुप्ता और एक रश्मि गुप्ता भी हैं। तो मेरे को लग रहा है कि ये फैमिली रन बिजनेस है। लग क्या रहा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा शक मुझे है नहीं। बाकी थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, थोड़ा पॉजिटिव इंसाइट है। इन H2 वी एंटिसिपेट इंक्रीज डिमांड फॉर प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक एंड ओडीसी, जो मैंने फर्स्ट 2 सेगमेंट बताए थे हाई मार्जिन सेगमेंट्स। एज मोर प्रोजेक्ट्स गेन अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंटेंसिफाइज एंड आवर इकोनॉमी इज पॉइज्ड फॉर ग्रोथ, दिस एक्सपेक्टेड सर्ज इन डिमांड विल हेल्प अस अचीव बेटर नंबर्स फॉर द ईयर। अब ये हो भी रहा है, बिकॉज बहुत सारे रिपोर्ट्स आप देख रहे होंगे, एक्स पे भी देखते हैं, बिकॉज मेरे को मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन एक्स पे मिलती है, एंड इट वॉज वन ऑफ द गुड स्टेप्स दैट आई हैड टेकन कि मैं एक्स पे आया। बहुत सारा वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनसे बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिलता है। तो न्यूज़ फ्लो वहाँ पे बहुत सारा आप देखेंगे इस टाइप का था कि H1 में गवर्नमेंट एक्टिविटी इतनी हुई नहीं बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, फिर मॉनसून आ गए, तो गवर्नमेंट जो जिस हिसाब से जिस स्पीड पे केपेक्स कर रही थी वो उतना हुआ नहीं। और सब लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, कीवर्ड है एंटिसिपेट, ऐसा होगा नहीं होगा आई डोंट नो। सब लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो H2 है वहाँ पे जो
एकदम जिसे कहते हैं ना कि दबी हुई जो केपेक्स है, जो सप्रेस्ड केपेक्स है, वो भी निकल के बाहर आएगा और काफ़ी सारा केपेक्स का एक्टिविटी होगी। और अगेन एक की रिस्क इस बिज़नेस के लिए या ये भी कह सकते हैं, अगर इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी तो मतलब लॉजिस्टिक्स भी स्लो डाउन करेगा, ऑब्वियसली, बहुत बट ऑब्वियस वाली बात है। तो इस कंपनी के लिए भी वो प्रॉब्लम आएगा। तो जैसे जैसे केपेक्स बढ़ेगा अभी गवर्नमेंट का, तो इस वजह से ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है लॉजिस्टिक्स में ही। ओके। अभी आप एक और चीज़ देखिए, इन्होंने क्या किया, अपना एक PRL सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, एक इनकी ही कंपनी थी, ओन करते थे, अब इन्होंने एक होली ओन्ड सब्सिडियरी बना दिया इसको। बिकॉज क्या है ना, ये कंपनी जैसे मैंने आपको बताया था, प्रीमियर एनर्जीज कह रहा हूँ, प्रीमियर रोड लाइंस और SJ लॉजिस्टिक्स को मैं साथ में डिस्कस करूंगा। तो मेरे को क्या लगता था कि लगा था कि क्यों क्यों डिस्कस करना ज़रूरी है, बिकॉज फिर दोनों स्पेक्ट्रम कवर हो जाते हैं। बिकॉज प्रीमियर रोड लाइंस अभी सिर्फ मोस्टली नेपाल और भूटान में भी है, लेकिन मोस्टली इसका जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया है। तो वो इंडिया में ही इस स्टेट से उस स्टेट ट्रांसपोर्ट करवाएगी, इस स्टेट में उस स्टेट लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और SJ जो लॉजिस्टिक्स है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग भी करती है, एयर कार्गो हो, चाहे वो शिप ट्रांसपोर्ट हो, तो वो फ्रेट फॉरवर्डिंग भी करती है इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। तो ये उसमें नहीं थे पहले, लेकिन उन्होंने पिछले अर्निंग्स कॉल में बोला था कि हम उस तरफ सोचेंगे, उस डायरेक्शन में विल थिंक अबाउट इट। एंड अभी इन्होंने एक्चुअली कर भी दिया। इन्होंने PRL सप्लाई चेन सॉल्यूशंस एक सब्सिडियरी इनकी, उन्होंने इनकी अब ये होली ओन्ड सब्सिडियरी है। अब ये जो फ्रेट फॉरवर्डिंग वाला काम है, जिसमें कि आप दिख रहा है आपको नीचे, ओशन फ्रेट, एयर फ्रेट, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशंस, वो PRL सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में प्रोवाइड करेंगी। अब उनके लिए क्या अच्छा है, सबसे पहले तो इसमें एक रिस्क भी आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर आप अब एक, बिकॉज ये अभी करते नहीं थे फ्रेट फॉरवर्डिंग, अभी इन्होंने क्या किया है, बहुत टॉप पर्सनल को हायर किया है, जो इंडस्ट्री में जिनके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, जो बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे पैकेजेस पे इन्होंने हायर किया है उन्हें। तो इनका हो सकता है कि मार्जिन्स में थोड़ा प्रॉब्लम आए, बिकॉज ये होता ही है। जैसे आप नारायणा हृदयलय को भी देखेंगे या फिर इंडो काउंट को भी आप देखेंगे, तो उसमें यही चीज़ें हो रही हैं कि ग्रोथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उनके 2-3 जगह हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, 2-3 साल का केपेक्स है नारायणा हृदयलय का। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि उनके मार्जिन्स में सप्रेशन आ रहा है, बिकॉज अभी सिर्फ कॉस्ट लग रहा है नए हॉस्पिटल्स बनाने में, सॉरी, अभी सिर्फ कॉस्ट लग रहा है नए हॉस्पिटल्स बनाने में, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। तो वो अपने जेब से पैसा जब जाता है तो मार्जिन में सप्रेशन आता है। तो सेम इस चीज़ में हो सकता है। किसी एनालिस्ट ने क्वेश्चन नहीं पूछा ये, विच वाज अ बैड थिंग, पूछना चाहिए था, तो समझ आता कि मार्जिन्स को लेके क्या गाइडेंस है कंपनी का। बट ओवरऑल कंपनी कह रही है कि जितने पिछले साल पैट मार्जिन से, इस बारी पैट मार्जिन्स वही रहेंगे, इवन दो हमारा रेवेन्यू जो है वो 30% से इंक्रीज़ करेगा। तो ठीक है, अब हमको देखना पड़ेगा कि PRL सॉल्यूशंस कैसे आगे जाके कैसे ये पैन आउट होती है, ये वाली जो इनकी सब्सिडियरी है। ओके। बाकी पैट मार्जिन्स को इम्प्रूव करने के लिए ये एक और चीज़ क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले ये काम कैसे करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ देयर बिजनेस मॉडल। इट इज़ दैट दे आर एन एसेट लाइट कंपनी। ये खुद ट्रक्स नहीं खरीदते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फ्लीट प्रोवाइडर्स हैं, या कोई भी एक ओनर है जिसके पास 10 बड़े बड़े ट्रक्स हैं, तो ये सब क्या करते हैं, इनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो प्रीमियर रोड लाइंस के लिए काम करेंगे। तो जो ट्रक्स हैं, जो भी व्हीकल्स हैं ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी यूज़ हो रहा है, दे आर नॉट ओन्ड बाय प्रीमियर रोड लाइन, दे आर ओन्ड बाय थर्ड पार्टीज़। और उनका जो पैसा होता है उनको मिल जाता है। उनको क्या होता है, जैसे मेरे पास 10 ट्रक हैं, प्रीमियर रोड लाइन्स का काम आया, मैंने अपने 10 के 10 ट्रक लगा दिए प्रीमियर रोड लाइन्स की फ्लीट में, और जितना मुझे मार्केट रेट होता है ट्रांसपोर्ट का वो मुझे मिल जाता है, एंड ओवर द अबव जो कमाता है वो प्रीमियर रोड लाइन रख लेता है। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो थर्ड पार्टी पे जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो आपको स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स नहीं मिल पाते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, परचेज 2 पुलर्स एंड 18 एक्सेल्स फ्रॉम IPO प्रोसीड्स। अभी इनका IPO भी आया था, तो उनको जब IPO से पैसा आया उन्होंने ये सब खरीदा, 2 पुलर्स, 18 एक्सेल्स। अब ये क्या होता है, ये आपको थर्ड पार्टी से नहीं मिल पाता है, बिकॉज ये बहुत ही महंगी मशीन्स हैं, बहुत ही महंगे व्हीकल्स हैं। थर्ड पार्टी वाला इनको रखता नहीं है, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है, सब कुछ बहुत पैसा, बहुत इसमें बहुत पैसा बहुत लगता है, कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये इनको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। अब लेकिन फ़ायदा क्या है, एक बार इन्होंने ये फ्लीट खरीद ली, पुलर्स खरीद लिए, मैं बताऊंगा अभी आपको कि इन्होंने किससे, वॉल्वो से आई थिंक इन्होंने खरीदे हैं, वॉल्वो से खरीदे हैं, एंड
TII शुरेले से खरीदे हैं। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट इट्स अ जर्मन कंपनी, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एक्सेस इन्होंने TII से खरीदे हैं, एंड पुलर्स इन्होंने वॉल्वो से खरीदे हैं, जो 500 मेट्रिक टन का लोड लेके जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मार्जिन है ना, ये और ज़्यादा हाई हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट 2 डिवीजन बताए थे जिसमें 12% से ऊपर का मार्जिन था, इस वाले में क्योंकि ये इतना महंगा व्हीकल किसी क्लाइंट को देंगे और उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी कि यार किसी के कोई हमारा ये वाला लोड कोई लेके जाने को तैयार नहीं है, वी नीड सम स्पेशलाइज्ड पुलर्स फ्रॉम लेट्स से वॉल्वो, तो ये कंपनी वो प्रोवाइड करेगी। और ऑलरेडी इसके काफ़ी सारे व्हीकल्स ऑन रोड हैं, और 20 लाख पर मंथ की अपॉर्चुनिटी भी है कि आपने केपेक्स तो कर दिया, आपने 5 CR के इन्होंने पहले लिए थे, 10 CR ये और लेने वाले हैं, 10 CR के इक्विपमेंट नहीं, व्हीकल्स, ये पुलर्स एंड एक्सल्स, हाइड्रोलिक एक्सल्स ये और लेने वाले हैं। और इसमें इनको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज क्लाइंट भी ज़्यादा प्रोवाइड करने को रेडी होता है अगर कोई आप स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो पैट मार्जिन्स कैसे बढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कैसे आ सकता है पैट मार्जिन्स में, जो ये अपनी फ्लीट लगाएंगे, और अपनी फ्लीट ये ज़्यादा ओन नहीं करेंगे। कंपनी बार बार मैनेजमेंट इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि हमको एसेट लाइट रहना है, एसेट ओन नहीं करने हैं, बस जो भी हम करेंगे वो स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स ओन करेंगे जहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, और हम जब उनको देंगे तो ज़्यादा उनसे हम मार्जिन्स कमा सकते हैं, जिससे इनका पैट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ओके, बाकी आप देखेंगे ना, बैलेंस शीट भी आप देखेंगे तो एक चीज़ देख लेते हैं इसमें, एसेट्स वाली साइड में आप आओ, राइट साइड में मैंने बताया आपको, एक वीडियो पड़ा है मेरा नेट पे कि अपने ही चैनल पे कि बैलेंस शीट, हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने वो बताया है। तो आप वो भी देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक आपको डाल दूंगा। बहुत, अगर आपको बैलेंस शीट समझ नहीं आती है ना, तो वो आप वीडियो देख लो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है। कॉमन सेंस सिर्फ लगाने की ज़रूरत होती है, कोई फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसमें आप राइट साइड में देखो, एसेट्स में रिसीवेबल्स में आओ, आपको दिख रहा होगा कि रिसीवेबल थोड़ा हाई है इनके कंपैरेटिवली, बिकॉज अगर आप पेएबल्स देखेंगे तो जो लेफ्ट साइड में होते हैं पेएबल्स, नॉन करंट, टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़, उसके नीचे आप आओ शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, उसके नीचे आप आओ ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स फिर भी इनके 8.8 CR के हैं, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स इनके बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगेन एक रिस्क रहता है, एक छोटी कंपनी में ये रिस्क रहता है। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल इनके हाई क्यों है? पहले तो ट्रेड रिसीवेबल समझते हैं, वो होता क्या है। मतलब कस्टमर्स को आपने, कस्टमर्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करी, लॉजिस्टिक सर्विसेज, और कस्टमर से अब वो पैसा आना है। तो अगर आपके रिसीवेबल हाई हैं, मतलब क्या है, आप उधार में काम कर रहे हैं, आप कस्टमर्स से उधार, मतलब आप कस्टमर्स को काइंड ऑफ उधार दे रहे हैं कि आपने काम तो किया उनका, लेकिन पैसा नहीं लिया आपने उनसे। तो दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आपके रिसीवेबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपका रिस्क हो जाता है कि यार वो आएगा भी पैसा या नहीं आएगा। और दूसरा रिस्क तो यही होता है कि आप सारा का सारा काम रिसीवेबल्स, हाई रिसीवेबल्स पे कर रहे हैं। बट ठीक होता है, एक छोटी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि छोटी कंपनी क्या करती है ना, अपना रिलेशनशिप उसको बढ़ाना है क्लाइंट्स के साथ, उसके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं compete करने के लिए जो कम रिसीवेबल पे काम कर रहे हैं। तो अगर ये कंपनी बोलेगी ठीक है यार, यूजुअली मार्केट में जो रिसीवेबल डेज़ है वो 50 है, तो आप कोई नहीं, आप मुझे 60 डेज़ बाद पैसे दे देना, 50 डेज़ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ऑर्डर मुझे ही दो। तो इसीलिए छोटी कंपनीज़ को थोड़ा रिसीवेबल का दिक्कत होता है, छोटी कंपनीज़ को दिक्कत होता ही है वर्किंग कैपिटल का। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एसएमईज को आया था, वो आया था वर्किंग कैपिटल का। बिजनेस रन करने के लिए जो आपको बेसिकली कैपिटल चाहिए वो नहीं था उस टाइम पे। तो आपको देखना है, रिसीवेबल थोड़ा ज़्यादा है, हायर साइड में इसके रिसीवेबल, लेकिन मैनेजमेंट बार बार आके यही कह रहा है कि हम इसको कम करना शुरू करेंगे। वी आर बीइंग वेरी सेलेक्टिव विद आवर कस्टमर्स, वी आर इनफैक्ट ब्लैक लिस्टिंग कस्टमर्स दैट डू नॉट पे अस ऑन टाइम। तो मैनेजमेंट का एक इंटेंट दिखता है, और इसीलिए अर्निंग्स कॉल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर रिसीवेबल आपके हाई भी हैं ना, तो मैनेजमेंट को आप सुनो क्यों हाई हैं, और क्या आप कर रहे हैं इसके लिए, कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपका 180 डेज़ का रिसीवेबल पड़ा है, डेज रिसीवेबल आपका 180 है, तो आप उसको 100 कब लेके जाएंगे, आप उसको 110 कब लेके आएंगे। तो वो डायरेक्शन पता चलता है हमको अर्निंग्स कॉल से। अगर अर्निंग्स कॉल नहीं कर रहे हैं और रिसीवेबल हाई है, तो हमको ना तो ये पता चलेगा हाई क्यों है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो तो डायरेक्ट कॉल लगाएगा, मैनेजमेंट को पूछ लेगा। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमको नहीं पता चल पाएगा कि इसके रिसीवेबल इतने हाई क्यों हैं, और ये क्या कर रहा है, कि रिसीवेबल कम करने के लिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है। तो इनका क्या हुआ है, रिसीवेबल इनके 20 to 25% जो रिसीव पैसा फंसा हुआ है ना, वो फंसा हुआ है L&T के पास। अब इन्होंने डायरेक्टली स्पेसिफिकली नाम तो मेंशन नहीं किया, बट इन्होंने कहा वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं, उनके लिए मालदीव्स में उन्होंने काम किया था, जो उन्होंने
तो और प्रमोटर भी उनका दे हैव नो प्रमोटर, तो वहाँ से एक हिंट मिलता है कि वो एल ही की बात कर रहे होंगे, बिकॉज एल का भी कोई प्रमोटर नहीं है। और एल एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंडिया की बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हैं उसको तो। और उनका मालदीव्स में काम भी चल रहा था, ग्रेटर माले जो कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट है, जो फंसा भी था जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से। तो मुझे ये लग रहा है 99% मुझे यही लग रहा है कि वो एल की बात कर रहे थे। तो एल से इनको ऑर्डर नहीं मिला, सॉरी एल से इनको पैसा नहीं आया, बिकॉज वो प्रोजेक्ट का पैसा एल को नहीं मिला, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो गई। और वो पैसा जब एल को नहीं मिला तो एल ने इनको अभी तक नहीं दिया है वो पैसा। तो जितना भी ट्रेड रिसीवेबल है उसमें से 20 to 25% जो है वो वहाँ का पैसा फंसा है। एंड कंपनी ने कहा हमने कोई लीगल केस नहीं किया है, वी आर नॉट वी आर नॉट गोइंग टू फाइल एनी कंप्लेन और एनीथिंग एज सच, बिकॉज क्या है, इनको भरोसा है कि एल दे देगा, और एल के साथ दे आर स्टिल वर्किंग, और एल उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए इनको काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जब एल को पैसा मिलेगा तो एल इनको दे देगा। तो अब देखना पड़ेगा कि कितने टाइम तक वो नहीं देता है, बिकॉज बहुत टाइम तक नहीं देगा तो इनको एक बैड डेट में डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो कब करेंगे वो किसी को नहीं पता है, वो देखना ही पड़ेगा। बट इट वुड बी अ ड्रैग डेफिनेटली अगर एल पैसा नहीं देता है। बट इन मैनेजमेंट का कहना है कि वो कॉम्पनसेट करने के लिए इस ऑर्डर का जो भी कुछ हुआ इस प्रोजेक्ट में उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एल ने काफ़ी ऑर्डर्स इनको दिए हैं उसके बाद, और हमारा काफ़ी अच्छा क्लाइंट हो चुका है अब एल ओके। बाकी तो मैंने बता ही दिया है इस चीज़ के बारे में। बाकी कैश फ्लो आप और देखो, यूजुअली मैं कैश फ्लो बैलेंस शीट इतना डिस्कस नहीं करता हूँ बड़ी कंपनीज़ को लेके, बिकॉज इतना कोई रेड फ्लैग उसमें दिखता नहीं है। छोटी कंपनीज़ को लेकर डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। अभी इसमें मेरे को कोई रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है एज सच, बिकॉज क्या है, अगर आप नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे तो FY23 तक तो वो FY23 में रादर सिर्फ नेगेटिव थी, FY24 में भी वो पॉजिटिव थी, और H1 FY25 में भी वो पॉजिटिव है। मतलब अपना जो जिसे हम कहते हैं कि कामकाजी कैश फ्लो, जो काम करके जो आप कमा रहे हैं, अब इन्वेस्टिंग, अब होता क्या है, एक बिजनेस है उसके, वो इन्वेस्टिंग से भी कमा सकता है पैसे, वो फाइनेंसिंग से एक्टिविटीज़ से भी कमा सकता है, और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, तो वो कमाना ही चाहिए उसको, जो उसका बेसिक धंधा है किसी बिजनेस का। तो अगर आप किसी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में रहता है तो एक बहुत ही अच्छा साइन होता है, मतलब ये अपने बिजनेस से पैसा कमा रहा है, तो फिर इतना रिस्क नहीं रहता है उसमें। अगर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में उसका नेगेटिव में भी है तो अब जैसे इन्वेस्टिंग में उसका नेगेटिव आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग पॉजिटिव है और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी इन्वेस्टिंग फेज में है, ग्रोइंग फेज में है, और वो इन्वेस्ट ऐसी एक्टिविटीज़ में अभी पैसा इन्वेस्ट ही कर रही है, उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है इन्वेस्टिंग में, लेकिन वो सिर्फ पैसा खर्च कर रही है, लेकिन वो पैसा सही जगह सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। हाउ डू वी नो दैट, बिकॉज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज पॉजिटिव। तो जो भी वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, इवन दो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इज शोइंग नेगेटिव, यहाँ पे नहीं है, ओ सॉरी यहाँ पे भी है इनफैक्ट, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। परफेक्ट एग्जाम्पल हमको मिल चुका है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इवन दो H1 FY25 में -2.99 CR है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग तो पॉजिटिव है ना। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नेगेटिव किसी भी रीज़न से हो सकता है, कंपनी ने एसेट्स खरीद सकती है कंपनी, तो वो भी इन्वेस्टमेंट में आता है, तो इस वजह से वो नेगेटिव में भी जा सकता है। और रिसीवेबल जब आपके हाई होते हैं तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को नेगेटिव में जाने के लिए, बिकॉज आप फिर क्या करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से आप वर्किंग कैपिटल के जो भी चेंजेस होते हैं उनको अकाउंट करते हैं। तो उसके बारे में हम कभी और बात कर लेंगे। तो ये था इस बिज़नेस के बारे में। अभी 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे आपको बतानी है। इनका गाइडेंस के बारे में हम पहले बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि गाइडेंस कंपनी का अभी भी अनचेंज्ड है, इवन दो इनका शुरू से ही गाइडेंस रहता था कि हम 30% से ग्रो करेंगे, लेकिन हम H1 में अगर ग्रोथ देखें तो 17, 18, 19 इसी परसेंट के अराउंड है, मैंने निकाल के नहीं देखा, लेकिन 20% भी नहीं है। तो फिर ऐसा एक रिस्क आता है कि यार ये सिर्फ अगले 2 क्वार्टर्स में इतना कॉम्पनसेट कर देंगे। तो कंपनी का मैनेजमेंट का कहना था वी विल डेफिनेटली अचीव आवर गाइडेंस ऑफ 30 to 35% ग्रोथ ओवर FY24, और मैनेजमेंट का एग्जैक्टली ये भी कहना था कि फॉर श्योर वी विल बी ग्रोइंग एट 30% अबव फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। अब 4 ईयर्स की मैं बात नहीं करूँगा, मैनेजमेंट को भी नहीं पता है वो ग्रो कर पाएगा या नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रिसीवेबल से पैसा अटक सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट हम नेक्स्ट ईयर तक का हम माइंड में रख सकते हैं कि ओके 31% से ग्रो करेंगे। और
क्योंकि जब इनका रिजल्ट आया तो ऑलरेडी जो Q3 है उसका काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैनेजमेंट ने इंसाइट भी दिया कि हमने बहुत सारी इंक्वायरीज़ देखी हैं, बहुत काम वापस से शुरू हो गया है। और इनका एक बहुत अच्छा मेरे को लगा, वी हैव एन ऑर्डर टू मूव 260 टन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एक ट्रांसफॉर्मर है 260 टन्स का, जो मंदीदीप में मध्य प्रदेश से इनको लेके जाना है राजस्थान में। 500 MVA का, वो MVA का मेगा वोल्ट एम्पेयर का वो ट्रांसफॉर्मर है। तो ऐसे ऐसे ऑर्डर्स में ये काम करती है। इसीलिए भी मेरे को पिछले क्वार्टर में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था कि क्योंकि रिन्यूएबल को तो मैं ट्रैक करता ही था और मुझे समझ आ रहा था कि रिन्यूएबल में अगर इतनी ट्रांसफॉर्मर्स की इतनी रिक्वायरमेंट है, बॉयलर्स हो गए पावर सेक्टर में, ये हैवी इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, इनकी अगर इतनी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ऑयल एंड गैस में हो, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने की भी तो रिक्वायरमेंट आएगी। तो वो कौन करेगा? प्रीमियर रोड लाइन्स करेगी। और हमको वही एग्जाम्पल इन्होंने कंपनी ने दिया भी, ट्रांसफॉर्मर का एग्जाम्पल दिया। सो आई वॉज वेरी पॉजिटिवली सरप्राइज कि जो मैं सोच रहा था वैसा ही इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह में। ठीक है, तो ये आपको देखना है। रिस्क मैंने आपको बता दिया कि अभी बहुत छोटी कंपनी है ये। अगर Q1 की मैं बात करूँ ना, तो Q1 के पास, इनके पास अपने चारों सेगमेंट के बाइफर्केशन भी नहीं थे कि हमने किस सेगमेंट में कितना अर्न किया। Q2 में इन्होंने सही मैट्रिक्स इनको मिल गए होंगे, और Q2 में तो मैंने आपको बताया कि चारों सेगमेंट में से किस किस में से कितना कंट्रीब्यूट किया। तो अभी आप लगा सकते हो कि कितनी छोटी कंपनी है। इनको अब अपना टोटल एड्रेसेबल मार्केट भी नहीं पता था Q1 में, तो इतनी छोटी कंपनी है। तो छोटी कंपनी के जो रिस्क होते हैं, यूजुअल रिस्क, वो तो हैं ही इस कंपनी में, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी डेटर डेज हाई है, वो तो मैंने आपको बताया। इवन दो ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हाई है। इट कैन बी अ रिस्क। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ दो बिजनेस, बंद करो और रखना छोड़ दो, बिकॉज अच्छी कंपनी है, इंटरेस्टिंग है, वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्ट, 18 के पी पे पड़ा है ये वैल्यू, जो कंपनी है। ग्रोथ रेट इसका एम्बिशन है 30% का। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है वैल्यूएशंस वाइज से। बट आपको देखना पड़ेगा, ये ESM वगैरह में भी जाती हैं बार बार। SJ लॉजिस्टिक्स तो अभी फ्राइडे को ESM से बाहर आ रहा है, तो वो भी चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि वहाँ पे सर्किट फिल्टर्स लगे होते हैं छोटे छोटे, तो मूव में मज़ा नहीं आता है। तो वो भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। गाइडेंस में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल चेंज नहीं है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि गाइडेंस में कोई चेंज नहीं आया। ओके, हाँ बाकी तो हो गया है। ठीक है, ख़त्म, इसका डिस्कशन ख़त्म। कोई भी इस कंपनी को रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बट कोशिश करना कि आज कल परसों में ही उसको पूछ लेना। अदरवाइज़ क्या होता है कि फिर से मेरे को भूल जाऊंगा मैं नंबर्स वगैरह, फिर से मेरे को पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसलेट खोल के देखना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो कोशिश करना जल्दी ही पूछना। बट ठीक है, बाद में भी पूछोगे तो इट्स नॉट लाइक कि आई एम नॉट गोना रिस्पॉन्ड। मेरे को कमेंट दिखेगा तो मैं उसका डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भूल जाता हूँ लास्ट का मैं बार बार। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।